Today we are going to study environment. First lesson number 1 of geography. ठीक है, आज हम लोग ये पढ़ेंगे what is environment. As we all know, environment means our surrounding. हमारे आसपास की जो जगह है वो उसे हम environment कहते हैं. जो हमारे आसपास का जो surrounding है, अब surrounding में हर चीज़ आ जाता है, जैसे कि plants, right, animals, even human beings, shop, पार्क, गार्डन, स्कूल, माउंटेन्स, रिवर्स, ये सारी चीज़ें आ जाती हैं. ठीक है, तो एनवायरनमेंट में दो चीज़ें होती है. जैसे जैसे हम लेसन में जाएंगे हमें पता चलेगा उन्होंने एनवायरनमेंट को भी कुछ पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है. ओके, तो सबसे पहले हम यहाँ लेसन से अगर हम स्टार्ट करें तो आप यहाँ ग्रीन कॉर्नर देखोगे, यहाँ ब्लू में दिया हुआ एक ग्रीनिश एरिया दिया गया है. एनवायरनमेंट ये बताया है. सी, एनवायरनमेंट इज अवर बेसिक लाइफ सपोर्ट सिस्टम. It provides the air we breathe, the water we drink, the food we eat and the land we live. इसका मतलब कि एनवायरनमेंट जो है उसे कहते हैं जो हमें जीने के लिए सपोर्ट करता है. हमें जीने के लिए हवा चाहिए, पानी चाहिए, रहने के लिए जगह चाहिए, खाना चाहिए. तो ये चीज़ें जहाँ से आती हैं उसको हम कहते हैं एनवायरनमेंट. राइट, जैसे हमको यहाँ बताया गया है कि द कार fumes pollute the air, water is collected in a port, food is served in vessels and land is used to build factories. ये ऊपर के क्वेश्चन का आंसर है. ठीक है, हवा हमें सांस लेने के लिए ऑक्सीजन देती है. राइट, वो हमें एनवायरनमेंट से मिलता है, प्लांट्स से मिलता है. राइट, और जो कार है उसके धुएं से वो पूरे हवा को बिगाड़ता है. हमें पता है हमारे यहाँ ग्लोबल वार्मिंग बहुत ही तेज़ी से बढ़ता जा रहा है, उसका जो लेवल है वो बहुत तेज़ी से बढ़ता जा रहा है. तो जो ग्लोबल वार्मिंग की वजह से बहुत सारे डिफरेंसेस हमें देखने को मिल रहे हैं, जैसे कि पोल्स पे बर्फ़ का पिघलना, ग्लेशियर्स का पिघलना. ठीक है, पानी का जो सी लेवल है उसका धीरे धीरे बढ़ना, क्लाइमेट में बहुत बड़ा चेंजेस देखना. जहाँ कहीं कभी बारिश नहीं होती थी वहाँ बहुत तेज़ फ्लड आ रहा है, जहाँ बहुत अच्छी बारिश होती थी वहाँ सूखा पड़ रहा है. किसी भी मौसम में बारिश आ जाता है, किसी भी मौसम में गर्मी पड़ने लगती है, किसी भी मौसम में बर्फ़ गिरने लगता है. तो ये सारे क्लाइमेटिक चेंजेस है और वो ग्लोबल वार्मिंग की वजह से हो रहा है. ठीक है, ग्लोबल वार्मिंग मतलब पूरे अर्थ को जो गर्म कर रहा है, पूरे अर्थ को पॉल्यूट कर चुका है ह्यूमन बींग्स अपने बेसिक नीड के लिए. अपने बेसिक नीड तो हम नहीं कहेंगे, बेसिक नीड तो हमें ऑलरेडी बहुत कुछ दे चुका है नेचर, लेकिन लोग जो है वो बहुत ही लालच की वजह से ये काम करते हैं. जैसे ह्यूमन बींग है तो लालच में वो जंगलों को साफ कर रहा है. राइट, छोटे छोटे जो वो होते हैं हिल्स होते हैं उनको गिरा कर वो वहाँ पर कल्टिवेटेड लैंड बना रहे हैं. जहाँ पे खेती होती थी वहाँ पे बिल्डिंग्स बनने लगी हैं. तो एनवायरनमेंट को पूरा चेंज कर रहा है वो. ठीक है, जब हम नेचर को अपने हिसाब से ढालेंगे तो नेचर भी नाराज़ होकर वो अपना रूप दिखाती है और इसीलिए हमें ये बहुत सारी मुसीबतों का सामना करना पड़ता है. अब यहाँ पर हमें दिया गया कि पानी जो है हम लोग पॉट में रखते हैं, घर में जो बर्तन होते हैं उसमें रखते हैं. राइट, फूड जो है वो खाना जो है वो किसी बर्तन में सर्व किया जाता है. जैसे हम खाना थाली में खाते हैं, दाल और कुछ लिक्विड चीज़ होती है उसे हम बाउल में खाते हैं, स्पून का यूज़ करते हैं खाना खाने के लिए, इस तरह से. और लैंड जो है हमें देती है टू बिल्ड द फैक्ट्रीज. एक्चुअली लैंड जो है हमें खेती के लिए मिलता है, हमें यूज़ करने के लिए मिलता है कि आप जैसे भी चाहो, लेकिन इतना सारा एक्सटेंसिवली यूज़ हो रहा है. और एक्सटेंसिवली मतलब बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहा है. लैंड पर बिल्डिंग्स बहुत ज़्यादा बन रही है और धीरे धीरे जो फार्मिंग वाली खेती है जिस पर खेती होती थी, राइट, वो धीरे धीरे कम हो रही है. ऐसा इसलिए हो रहा है कि पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है. अब जब पॉपुलेशन बढ़ेगा तो लोगों को रहने की जगह चाहिए, लोगों को काम धंधा करने के लिए फैक्ट्रीज इंडस्ट्रीज लगानी पड़ेगी, स्कूल्स बनाना पड़ेगा बच्चों के लिए, है ना. तो इन सब चीज़ों के लिए फैक्ट्रीज वगैरह जो बनती है, इन सब चीज़ों के लिए हमें लैंड को साफ करके उस जगह पर बनाना होता है. और यही रीज़न है कि एनवायरनमेंट जो है वो धीरे धीरे बदल रहा है. राइट, तो इस तरह से हमने एनवायरनमेंट को मॉडिफाई कर दिया. सी, यहाँ लिखा है ह्यूमन बींग्स मेक कार्स, मिल्स, फैक्ट्रीज एंड मैन्युफैक्चर कंटेनर्स. दिस इज़ हाउ ह्यूमन बींग्स मॉडिफाई नेचुरल एनवायरनमेंट. हमने कार बनाया अपनी सुविधा के लिए ताकि हम एक जगह से दूसरी जगह आराम से ट्रैवलिंग कर सकें शॉर्ट डिस्टेंस के लिए.
मिल्स और फैक्ट्रीज बनाई गई हैं ताकि उसमें बहुत सारे तरह के मटेरियल्स बनाए जाएं, रेडीमेड मटेरियल्स तैयार होते हैं, जैसे कपड़े तैयार होते हैं, प्लास्टिक की चीज़ें तैयार होती हैं, लोहे की बहुत सारी चीज़ें बनती हैं, एल्यूमिनियम से बहुत सारी चीज़ें बनती हैं, राइट। इस तरह से फैक्ट्रीज और ये सब हमें काम आते हैं। और मैन्युफैक्चरर कंटेनर मतलब कि जैसे बर्तन वगैरह जो बनते हैं, ये सब चीज़ें, और बहुत बड़े बड़े सिलोज बनते हैं, बहुत बड़े बड़े ड्रम्स वगैरह बनते हैं, तो इसके लिए फैक्ट्रीज की ज़रूरत पड़ती है। और इस तरह से ह्यूमन बीइंग ने अपने हिसाब से नेचुरल एनवायरनमेंट को मॉडिफाई कर दिया है। मतलब उनको लगता है कि हमें जीने के लिए इसकी काफ़ी ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, यहाँ पर हम देखते हैं कि यहाँ कुछ कन्वर्सेशन हो रहा है। वैकेशन के बाद बच्चे जो हैं स्कूल जा रहे हैं, जैसे आप लोगों का वैकेशन के बाद स्कूल स्टार्ट हो गया, तो जब काफ़ी टाइम के बाद लोग मिलते हैं तो बहुत सारी नई नई बातें होती हैं एक दूसरे के साथ शेयर करने के लिए। तो यहाँ पर भी जब ये रवि जो है वो जब स्कूल पहुँचता है तो उसे एक चीज़ का काफ़ी दुख होता है। किस चीज़ का दुख होता है, चलो पढ़ते हैं। सी आफ्टर द वैकेशन After the long vacation, when Ravi started going to school again, he noticed that the only playground next to his school was dug up. People said that a huge building with many flats will be constructed there. Ravi was almost in tears when he realized that big playground with its soft grass, marigolds and butterflies is gone forever. He shared his feelings with his classmates. In the assembly, the principal too sadly observed, "See how our environment is changing." है ना। आफ्टर लॉन्ग वैकेशन यानी समर वैकेशन ही सबसे लंबा होता है, उसी में हमें 21 डेज या 45 डेज हमको मिलते हैं। तो ये लॉन्ग वैकेशन के बाद जब रवि स्कूल जाता है तो उसे दिखाई देता है कि उसके प्लेग्राउंड के जस्ट पास में ज़मीन खोदी हुई है, और लोगों से ये पता चलता है कि वहाँ बहुत बड़ी बिल्डिंग बनने वाली है, उसमें बहुत सारे घर बनने वाले हैं, फ्लैट्स बनने वाले हैं। तो ये सब सुनकर रवि की आंखों में पानी आ जाता है। उसको ऐसा लगता है कि हमारा प्लेग्राउंड पे जो बहुत ही सॉफ्ट सॉफ्ट घास उगती थी, बटरफ्लाइज दिखते थे, अलग अलग तरह के फूल दिखते थे, अब तो वो हमेशा के लिए चले जाएंगे। मतलब वो जो नेचर में रहना चाहता था अब वो चीज़ उसे नहीं मिलेगी। और असेंबली में जब वो लोग असेंबली में इकट्ठा होते हैं तो उसने अपनी ये फीलिंग्स जो है अपने फ्रेंड्स के साथ भी उसने बांटी थी, क्लासमेट के साथ उसने शेयर किया था। उसके जो प्रिंसिपल होते हैं स्कूल के, उनको भी बहुत दुख होता है कि एनवायरनमेंट जो है धीरे धीरे देखो बदल रहा है। लोग अपने काम के लिए अपने जो है एनवायरनमेंट को बदल देते हैं, जो नेचुरल चीज़ है उसका यूज़ करके बिल्डिंग्स बना देते हैं, कॉम्प्लेक्स बना देते हैं। ठीक है, तो उन्हें भी काफ़ी दुख होता है। इन द क्लास रवि आस्क्ड हिज टीचर, व्हाट इज एनवायरनमेंट? वॉट एवर यू सी इन योर सराउंडिंग्स, सेड द टीचर। अब जब प्रिंसिपल ने ऐसा कहा कि देखो इसी तरीके से एनवायरनमेंट बदलता है, तो रवि की समझ में नहीं आया कि एनवायरनमेंट का मतलब क्या होता है। तब उसके टीचर ने बताया कि एनवायरनमेंट का मतलब जो हमें अपने आसपास दिखाई देता है वो। ठीक है, तो रवि थॉट अलाउड, वो जोर से वो सोचता है, वो बोलने लगता है कि दैट मीन्स द स्कूल बिल्डिंग्स, टेबल्स, chairs in the classroom, even that open field, the road, the garbage, my friends, are all parts of our environment. तो उसको जो अपने आसपास दिखाई देता है उसका नाम बोलता है, उसको लगता है कि ये सारे जो हैं वो एनवायरनमेंट में आता है। स्कूल बिल्डिंग, टेबल्स, चेयर्स, उसके अपने फ्रेंड्स, रोड, गार्बेज, जो भी चीज़ें उसे दिखाई देती है, क्या ये सारे के सारे एनवायरनमेंट है? तो टीचर ने कहा यस, ये सारे एनवायरनमेंट में ही आते हैं, बट वेट, some objects are created by nature. For example, mountains, rivers, trees, animals. Others are made by people. जैसे कि रोड, कार, क्लोथ्स, बुक। ठीक है, तो उनके टीचर ने कहता है हाँ ये सब कुछ एनवायरनमेंट में आता है, लेकिन उन्होंने दो चीज़ को अलग कर दिया, एक जो नेचर ने हमें दिया है, दूसरा जो लोगों ने बनाया है। तो नेचर ने बनाया है सारी नेचुरल चीज़ें, जैसे माउंटेन्स है, रिवर्स, लेक, पॉन्ड, ट्रीज, एनिमल्स, इवन वी ह्यूमन बींग्स भी। ठीक है, और कुछ चीज़ें जो लोगों ने बनाई थी जैसे कि रोड, कार्स, क्लोथ, बुक्स, ये तो लोगों ने बनाया था। ठीक है, तो अब वो बताती हैं कि ये दो एनवायरनमेंट में हम इसको दो को अलग अलग हिस्सों में बांटेंगे। अब वो कहती हैं कि अपने हमको कहा जा रहा है कि आप अपने फ्रेंड्स के साथ मिलकर आप इस तरह के कुछ क्रिएचर्स बनाओ, अपने नेचर और ह्यूमन बींग्स के ने जो जो चीज़ें बताई हैं वो बना दो। तो यहाँ पर रवि जो है अपने बाकी फ्रेंड्स के साथ मिलकर सोच रहा है कि चलो हम लोग बात करते हैं और बनाते हैं। जैसे रवि के साथ था परमजीत, जैसी, मुस्तफ़ा, आशा, वेर ऑल एक्साइटेड अबाउट मेकिंग द लिस्ट। हमें दिख रहा है कि यहाँ पे सारे रिलीजियस के लोग रहते हैं, है ना। परमजीत जो है वो ये है,
ओके, और वो कौन है, ये सिख हैं। ओके, जैसी जैसी पता चल रहा है ये है, दैट क्रिश्चियन नाम से है तो ये क्रिश्चियन है। मुस्तफ़ा तो वो मुस्लिम है, ये रहा मुस्लिम बॉय। ओके, और आशा जो हिंदू लड़की है, मतलब यहाँ पर रिलीजियस का देखो यूनिटी इन डाइवर्सिटी दिखाया गया है कि हम सब जो है एक है। हमारी कंट्री में इतने सारे रिलीजन के लोग रहते हैं, साथ में पढ़ते हैं, तो वो सब हमारे भाई बहन है। वो उनमें हम और हम में एक ब्रदरहुड की भावना होनी चाहिए। तो ये सारे रवि के फ्रेंड्स हैं, ये लोग मिलकर ये बात करते हैं कि वाई इज अवर एनवायरनमेंट चेंजिंग, सेड इकबाल कहता है कि हमारा एनवायरनमेंट क्यों बदल रहा है। आज तो प्रिंसिपल ने कहा था कि एनवायरनमेंट इज चेंजिंग, लेकिन क्यों बदल रहा है, इट्स ऑल बिकॉज ऑफ आवर नीड। फिर उसको समझ में आता है हाँ ये सब हमारी ही वजह से बदल रहा है। सो दे आर increasing day by day. We are therefore modifying at times, even destroying our natural surroundings. The teacher replied. टीचर ने कहा हाँ ये सब कुछ जो है डे बाय डे बदलता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, और हम लोग जो है नेचर को डिस्ट्रॉय कर रहे हैं, उसको ख़राब कर रहे हैं आसपास की जगह को, और इस तरह से ये सब एनवायरनमेंट काफ़ी चेंज हो रहा है। अब हम ऊपर 1.1 के कंपोनेंट्स ऑफ एनवायरनमेंट देखेंगे। आप देख रहे हो ये पिक्चर आपको दिख रहा है, यहाँ पर आप देखोगे ये नेचुरल कंपोनेंट है और ये ह्यूमन मेड है। अभी हमने बात की थी नेचुरल जो भगवान ने हमको बना कर दिया है, जैसे कि वाटर जिसको हम हाइड्रोस्फीयर कहते हैं, जो वाटर में प्लांट्स वगैरह उगते हैं, जो वाटर में जो एक्वेटिक एनिमल्स रहते हैं, राइट। तो वाटर से भरा हुआ, चाहे वो सी हो, ओशन हो, या रिवर हो, या लेक हो, या पॉन्ड है, इन सबको हम हाइड्रोस्फीयर कहेंगे। ये नेचुरल कंपोनेंट है। दूसरा आ रहा है एयर, जो एटमॉस्फेयर, हमारे आसपास की हवा, ठीक है। हमारा जो अर्थ है वो उसके आसपास एक हवा का लेयर बना हुआ है जिसमें हम लोग रहते हैं, ठीक है। तो उसको हम एटमॉस्फेयर कहते हैं, ये भी नेचुरल कंपोनेंट है। फिर यहाँ हमें बताया गया है लिथोस्फीयर, जो लैंड एरिया है, जो हमें मिला हुआ है घर मकान बनाने के लिए, खेती करने के लिए, स्कूल बिल्डिंग्स बनाने के लिए, ठीक है, ऑफिसेस बनाने के लिए। तो ये सब हम लोग धरती पर बनाते हैं, लैंड पर बनाते हैं, तो इसको कहते हैं लिथोस्फीयर। फिर यहाँ पर एक और हमें दिख रहा है लिविंग थिंग्स। लिविंग थिंग्स हर जगह दिखाई देते हैं, जैसे कि पानी में भी दिखाई देते हैं लिविंग थिंग्स। आप देख सकते हो यहाँ पर ये वाटर एरिया है, वाटर एरिया में ये स्वान है, या तो डक है, डक स्वान, ये लोग पानी में रहते हैं। यहाँ पर हमें प्लांट्स भी दिख रहे हैं, लोटस के फूल खिले हुए हैं। एटमॉस्फेयर जहाँ पर हवा बहुत हमारा जो अर्थ है वो हवा से घिरा हुआ है, वो भी इसमें आ जाता है। ये हमें दिख रहा है कि ऊपर झील से पानी नीचे गिर रहा है, तो ये हाइड्रोस्फीयर में जाता है, ये एटमॉस्फेयर में आता है, राइट। और तीसरा है लैंड एरिया, जहाँ पर ये लैंड एरिया जहाँ पर खेती की जाती है या तो लोग इस पर रहते हैं, ठीक है। तो ये तीनों चीज़ को मिलाकर लिथोस्फीयर, एटमॉस्फेयर, हाइड्रोस्फीयर, इन तीनों को मिलाकर कहा जाता है बायोस्फीयर। ओके, अब यहाँ पर हम देखेंगे ह्यूमन ने क्या क्या बनाया है। तो ह्यूमन ने बिल्डिंग्स बनाई है, ये तो हमें बना हुआ नहीं मिला था। पार्क्स बनाया है, ये भी ह्यूमन बीइंग ने बनाया है। ब्रिड्स बनाए हैं, ये भी ह्यूमन बीइंग ने बनाया है। ओके, फिर यहाँ हमें रोड्स दिख रहे हैं। मॉन्यूमेंट्स का मतलब होता है कि बड़ी बड़ी जो पुरानी इमारतें हैं जिसे हम संभाल कर रखते हैं आने वाले फ्यूचर को देखने के लिए। जैसे यहाँ हमें दिख रहा है ताजमहल है, ये कुतुब मीनार है, तो इसको मॉन्यूमेंट्स कहा जाता है, ये ह्यूमन बीइंग ने बनाया है। यहाँ पर इंडस्ट्रीज, ये भी ह्यूमन बीइंग ने बनाया है। तो ये सारे जो फैक्टर्स आपको दिख रहे हैं ये सारे ह्यूमन मेड है। और यहाँ जो हमें दिख रहा है हाइड्रोस्फीयर, एटमॉस्फेयर, लिथोस्फीयर, बायोस्फीयर, ये नेचुरल कंपोनेंट्स ऑफ एनवायरनमेंट है। अब हम नीचे देखेंगे तो ह्यूमन बींग्स के लिए हमें दिखाया गया कि ह्यूमन बींग्स को क्या कहा जाएगा। अगर एक अकेला आदमी है, आपको दिख रहा है यहाँ पर एक अकेला आदमी है, तो इसको इंडिविजुअल कहते हैं। अगर उस आदमी की फैमिली है, वाइफ है और 2 बच्चे हैं, तो उसे हम फैमिली कहेंगे। उसके साथ साथ अगर यहाँ पर हमें और भी लोग मिलते हैं, जैसे हमारी फैमिली तो है लेकिन हमारे साथ और भी दूसरी फैमिलीज़ हैं, तो उनको कम्युनिटी कहा जाएगा। ओके, ये भी एनवायरनमेंट का एक हिस्सा है। यहाँ पर रिलीजियस हमें दिखाया जा रहा है, ये देखो ये रेड फ्लैग जो है इसे मंदिर कहते हैं। ओके, ये जो है मस्जिद है। ओके, ये यहाँ पर चर्च है और यहाँ ये सिख लोगों का गुरुद्वारा है। तो ये जो है रिलीजियस है और ये भी ह्यूमन ने बनाया है, तो इसको हम ह्यूमन फैक्टर ही कहेंगे, ह्यूमन कंपोनेंट ऑफ नेचर कहेंगे। यहाँ पर एजुकेशनल इंस्टीट्यूट है जो हम स्कूल कहते हैं।
ओके, तो स्कूल में बच्चे पढ़ने आते हैं। ये स्कूल बिल्डिंग भी ह्यूमन बीइंग ने ही बनाई है। यहाँ पर इकोनॉमिक हब है। इकोनॉमिक मतलब जहाँ पर पैसे रुपए का लेन देन, खरीद और बेचना होता है, उस जगह को इकोनॉमिक हब कहा जाता है। तो जहाँ पर मॉल्स होते हैं, राइट, बहुत सारी दुकानें होती हैं अलग अलग चीज़ों की, उसको कहा जाता है इकोनॉमिक। और यह है पॉलिटिकल सिचुएशन, जहाँ पर हमारे पूरे भारत में अलग अलग जगह पे अलग अलग पॉलिटिकल लोग रहते हैं, लीडर्स रहते हैं, मिनिस्टर्स रहते हैं, और वो लोग अपने कंट्री को या अपने राज्यों को, अपने स्टेट्स को अपने हिसाब से गवर्न करते हैं। तो ये सारे के सारे जो हमें दिखाई दे रहे हैं, ये कंपोनेंट्स ऑफ एनवायरनमेंट है, ठीक है। और दूसरा हमने यहाँ पर देखा बायोटिक और अबायोटिक, ये दो फैक्टर्स हैं जो हमने उसको डिवाइड कर दिया है। जैसे बायोटिक फैक्टर होता है द वर्ल्ड ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स, जैसे प्लांट्स एंड एनिमल्स, जितनी भी जिंदा चीजें हैं वो सारे बायोटिक फैक्टर्स में आ जाएंगे। अबायोटिक फैक्टर्स में नॉन लिविंग एलिमेंट्स आएंगे, जैसे लैंड है, माउंटेन, रिवर, लेक, ओके, प्लेन, वैली, ये सब कुछ एबायोटिक में आ जाएगा, राइट। तो हमने देखा कि सराउंडिंग्स, जो हमारे सराउंडिंग्स है उसे हम एनवायरनमेंट कहते हैं, और एनवायरनमेंट को हम दो पार्ट में उसे डिवाइड कर सकते हैं, एक बायोटिक, एक अबायोटिक। बायोटिक मतलब जो लिविंग थिंग्स के लिए होते हैं, और अबायोटिक जो नॉन लिविंग थिंग्स के लिए होते हैं। ओके, अब यहाँ चलते हैं। फ्रॉम द अबव कन्वर्सेशन यू अंडरस्टैंड दैट प्लेस, पीपल, थिंग्स एंड नेचर दैट सराउंड्स एनीथिंग, एनी लिविंग ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड एनवायरनमेंट, राइट। जितने भी ये सारी चीज़ें हैं, कोई जगह है, लोग हैं, थिंग्स हैं, राइट, उसके आसपास जो भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स रहते हैं वो सब कुछ एनवायरनमेंट में इंक्लूड हो जाते हैं। इट इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ नेचुरल एंड human made phenomena, while the natural environment refers to the biotic and abiotic conditions existing on the earth। ठीक है, ये हमने देखा कि जो एनवायरनमेंट है उसे दो हिस्सों में डिवाइड कर दिया जाता है, बायोटिक और अबायोटिक, और ये सब कुछ मिलकर बनता है एनवायरनमेंट। Human environment reveals the activities, creations and interactions among human beings। ठीक है, यहाँ पर ये जो ह्यूमन एनवायरनमेंट है वहाँ पर सब चीज़ें होती है, जैसे एक्टिविटीज, स्कूल में जाना, पढ़ाई करना, ठीक है। क्रिएशंस, जहाँ पर लोग अपने एंजॉयमेंट के लिए जाते हैं, जैसे कि अम्यूजमेंट पार्क, गार्डन या तो स्विमिंग पूल, ये सारे क्रिएशंस में। और इंटरेक्शन, जहाँ पे लोग मिलकर एक दूसरे के साथ बात करते हैं, राइट, जैसे कोई भी जगह होगा, गार्डन वगैरह में लोग मिलते हैं और एक दूसरे से बात करते हैं, ठीक है। यहाँ पर आपको बॉक्स में दिया हुआ है, हम देख सकते हैं वर्ड ओरिजिन एनवायरनमेंट। एनवायरनमेंट को फ्रेंच वर्ड है एनवायरन से आया हुआ है, और इसका मतलब होता है नेबरहुड। हमारे आसपास में जितनी भी चीज़ें हैं, चाहे वो दुकान हो, मकान हो, हॉस्पिटल हो, स्कूल हो, पार्क हो, राइट, या तो बिल्डिंग्स हो, ये सब कुछ नेबरहुड में आता है, और इसी को हम एनवायरनमेंट कहते हैं। ओके, अब यहाँ पर हमें दिया है लेट्स डू लुक एट योर सराउंडिंग। ठीक है, हमें आसपास देखने के लिए कहा जा रहा है और नोट करने के लिए कहा जा रहा है कि आप भी अपने आसपास जो भी जगह आपको दिखती है आपके सराउंडिंग में, उसे एनवायरनमेंट कहते हैं। तो उसका लिस्ट बनाइए कि आपके घर के आसपास क्या है। अब चलते हैं नेचुरल एनवायरनमेंट में। तो नेचुरल एनवायरनमेंट हमें बताता है लैंड, वाटर, एयर, प्लांट्स एंड एनिमल्स कंप्राइजेज द नेचुरल एनवायरनमेंट। ये चीज़ें हमने ऊपर देख ली। लैंड का मतलब लिथोस्फीयर, वाटर हाइड्रोस्फीयर, एयर एटमॉस्फेयर, प्लांट्स एंड एनिमल्स बायोटिक फैक्टर, ये सब कुछ मिलकर बनता है नेचुरल एनवायरनमेंट। You are familiar with the meaning of lithosphere, hydrosphere, atmosphere and biosphere from your previous class. So let us learn some more fact. ठीक है, ये तो सब हमने पढ़ लिया कि इसका क्या मतलब होता है। लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर, एटमॉस्फेयर, ये तीनों को मिलकर बनता है बायोस्फीयर। ये हमने पहले भी पढ़ा था। अब देखते हैं कि लिथोस्फीयर क्या होता है। हमने थोड़ा सा ज्योग्राफी में पढ़ा था। Lithosphere is the solid crust or the hard top layer of the earth. It is made up of rocks and minerals and covered by a thin layer of soil. It is an irregular surface with various landforms such as mountains, plateaus, plains, valleys, etc. ठीक है, अब लिथोस का मतलब, लिथोस्फीयर का मतलब, लिथो का मतलब हमने लास्ट ईयर पढ़ा था ज्योग्राफी में। लिथो का मतलब होता है लैंड, स्फीयर जहाँ रहना होता है। तो रहने की जगह जो लैंड है, जो सॉलिड है, जो क्रस्ट है, उस पर जिस पर हम रहते हैं उसे अर्थ कहते हैं, राइट। और ये अर्थ जो है उस पर बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे रॉक्स हैं, मिनरल्स हैं, और इसके ऊपर धूल जो सॉइल है उससे वो पूरा कवर है। बहुत जगह पर इरेगुलर सरफेस दिखता है। सरफेस का मतलब जो धरती का जो ऊपर का हिस्सा है,
ठीक है। कई जगह पे इरेगुलर दिखता है, कहीं हमें बिल्कुल प्लेन एरिया मिलता है, कहीं हमें माउंटेन्स मिलते हैं, कहीं हमें प्लेटोज देखने को मिलता है, कहीं प्लेन, मतलब हम लोग की एरिया जो है वो प्लेन है। और वैलीज, तो वैलीज का मतलब आप यहाँ पर अपने 1.2 के फिगर में देख सकते हो, ये पहाड़ है और ये पहाड़ है, ठीक है, ये दोनों पहाड़ है। इन पहाड़ों के बीच में ये जो जगह होती है, खाई जो होती है, इसको कहते हैं वैलीज। ओके, सो लैंड फॉर्म्स आर फाउंड ओवर द कॉन्टिनेंट एंड ऑल्सो ऑन द ओशन फ्लोर। ठीक है, लैंड फॉर्म मतलब तो लिथोस्फीयर जो है वो हमें ओशन के फ्लोर पर भी, मतलब ये सपोज पानी है, कोई समुद्र बह रहा है, समुद्र के ऊपर भी लैंड होता है, जिसको हम आइलैंड कहते हैं। अगर चारों तरफ से पानी है और बीच में खाली लैंड एरिया है तो उसको हम आइलैंड कहते हैं। तो ऐसा भी हमें देखने को मिलता है। और हमें कॉन्टिनेंट बोला गया है तो बेस्ट एग्जाम्पल ऑस्ट्रेलिया है। ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट भी है, कंट्री भी है। और वो जो कॉन्टिनेंट और कंट्री है, तो ऑस्ट्रेलिया जो है वो एक तरह से आइलैंड है, क्योंकि उसके चारों तरफ पानी है और वो ओशन में है। ओके, और यहाँ हमें दिखाया है लिथोस्फीयर इज द डोमेन दैट प्रोवाइड्स अस फॉरेस्ट, ग्रासलैंड्स फॉर ग्रेजिंग, लैंड फॉर एग्रीकल्चर एंड ह्यूमन सेटलमेंट। इट इज ऑल्सो अ सोर्स ऑफ मिनरल वेल्थ। ठीक है, लिथोस्फीयर जो है वो अलग अलग चीज़ों में बटा हुआ है, जैसे कि फॉरेस्ट है, ठीक है, फॉरेस्ट में जंगल होता है जहाँ पर जंगली जानवर रहते हैं। ओके, और वहीं पर ग्रासलैंड भी होता है, आसपास का एरिया जो होता है वो बिल्कुल हरियाली वाला होता है। आप देख सकते हो यहाँ इस फिगर में, ये पहाड़ है, पहाड़ के पास देखो ये सब आसपास जो है वो हरियाली हिस्सा है, इसको हम ग्रासलैंड कहते हैं। आसपास के जो विलेज के लोग जो होते हैं वो अपने अपने कैटल्स को लेके, गाय भैंस बकरी शीप कैमल, उनको लेकर यहाँ पर जाते हैं उनको चरवाने के लिए, जिसको ग्रेजिंग कहते हैं। ठीक है, तो ये ग्रास लैंड पर लोग जो है आसपास के गांव के लोग अपने अपने कैटल्स को ग्रेजिंग करवाने के लिए लाते हैं। और लैंड फॉर एग्रीकल्चर, ये हमें दिख रहा है कि ये जो एरिया है, देखो ये ट्रैक्टर चल रहा है, ट्रैक्टर पर एक आदमी बैठकर उसे चला रहा है और यहाँ पर खेती हो रही है। ओके, और ह्यूमन सेटलमेंट, ये देख रहे हैं हम लोग कि ये पूरा एक गाँव है। ठीक है, यहाँ पर लोग जो है अपना अपना घर बनाकर रहते हैं। और यहीं पर मिनरल वेल्थ, इट इज़ ऑल्सो अ सोर्स ऑफ मिनरल वेल्थ। मिनरल्स हमको पहाड़ों में से भी मिलता है और पानी में से भी मिलता है। अब इस फिगर को हम ध्यान से देखेंगे, हमें इसमें तीनों चीज़ें दिखाई गई हैं और तीनों को मिलाकर बायोस्फीयर कहते हैं। आप देख रहे हो ये पूरा वाटर एरिया है जिसे हम हाइड्रोस्फीयर कहते हैं, जिसमें बोट चल रही है, डक्स हैं, है ना। और यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ये एटमॉस्फेयर एरिया है जहाँ पर प्लेन उड़ रहा है। ओके, और यहाँ पर एयर सराउंडिंग है। ओके, और यहाँ पर ये लिथोस्फीयर है जहाँ पर घर मकान बने हुए हैं, रोड्स बने हुए हैं, बस स्टॉप बने हुए हैं। ओके, ये सब कुछ जमीन पर हुए, तो इसको हम लिथोस्फीयर कहते हैं। बायोस्फीयर, देखो उन्होंने ये सर्कल बनाकर हमें दिया है, तो ये सर्कल में तीनों चीज़ इंक्लूड हो जाती है। एटमॉस्फेयर, राइट, वो भी बायोस्फीयर में आता है। यहाँ पर ये वाटर जिसको हाइड्रोस्फीयर कहते हैं वो भी बायोस्फीयर में है। और लिथोस्फीयर जो जमीन पर बना है घर मकान वो, तो ये तीनों चीज़ 1 2 3, ये तीनों चीज़ जो है वो बायोस्फीयर में इंक्लूड हो जाती है, जहाँ पर लिविंग ऑर्गेनिजम्स रहते हैं, लिविंग थिंग्स रहते हैं और आसपास जो एरिया है वो सारे नेचर से बने हुए हैं। तो इसको कहा जाता है लिथोस्फीयर। अब चलते हैं आगे। यहाँ पर हमको दिया है द डोमेन ऑफ वाटर इज रिफर टू अ हाइड्रोस्फीयर। It comprises various sources of water and different types of water bodies like rivers, lakes, seas, oceans, etc. It is essential for all living organisms. ठीक है, ये सारी चीज़ें जो हैं वो हाइड्रोस्फीयर में आती है। जहाँ पानी का एरिया है वो सारा हाइड्रोस्फीयर में आएगा। अब चलते हैं एटमॉस्फेयर में। एटमॉस्फेयर इज द थिन लेयर ऑफ एयर दैट सराउंड्स द अर्थ and the gravitational force of the earth holds the atmosphere around it. It protects us from the harmful rays and scorching heat of the sun. ठीक है, अब यहाँ पर हमें दिख रहा है कि एटमॉस्फेयर जो होता है वो क्या होता है, थिन लेयर ऑफ एयर, हमारे आसपास हवा से हम सराउंडेड है। ठीक है, और ग्रेविटेशनल फोर्स यहाँ पर है, हम कोई भी चीज़ ऊपर फेंकेंगे वो नीचे ही आएगी। अगर आप अपनी पेन फेंकोगे ऊपर तो वो नीचे आएगी, अपनी बुक ऊपर फेंकोगे वो भी नीचे आएगी, आप कोई प्लेन पेपर भी ऊपर फेंकोगे तो धीरे धीरे फ्लोट करते हुए नीचे ही आएगा। क्यों आता है? बिकॉज ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स, हमने ये साइंस में पढ़ा है। ओके, तो ये सब कुछ एटमॉस्फेयर में आता है। और ये हमें किस चीज़ से बचाता है? तो एटमॉस्फेयर प्रोटेक्ट अस फ्रॉम द हार्मफुल
रेज एंड स्कॉर्चिंग हीट ऑफ द सन। हमें बहुत जो सन से जो रेज निकलती है वो सब की सब हमारी काम की नहीं होती है, उसमें बहुत कुछ ऐसा होता है जो हमें बीमार कर सकता है, कैंसर कर सकता है, लेकिन उन सब को वो छान कर हमारे तक पहुंचाता है और वो होता है ओजोन लेयर। यहाँ पर आपको शायद नहीं दिया है, लेकिन वो गैस जो होता है ओजोन होता है। हमारे धरती के आसपास ओजोन लेयर एक बना हुआ है। जब भी सन रेज आता है तो ओजोन लेयर क्या करता है, सारी जो काम की चीज़ें होती हैं लेयर में, रेज में, सन की रेज में, उसे हमारे अर्थ तक आने की इजाज़त देता है और जो अनवांटेड रेज है उसको वो बाहर ही रहने देता है। ठीक है, तो इस तरह से हमें वो सन की बहुत ज़्यादा गर्मी से और हार्मफुल रेज, ये दोनों चीज़ से हमें वो बचाता है। ओके, इसलिए यहाँ लिखा है हार्मफुल रेज एंड स्कॉर्चिंग हीट ऑफ सन। एक्चुअली सन की गर्मी बहुत तेज़ होती है। अगर हमारे सराउंडिंग में एटमॉस्फेयर ना हो, हवा का लेयर ना हो, ओजोन ना हो, तो हम एक दिन भी जिंदा नहीं रह सकते हैं। ओके, हम जिंदा हैं क्योंकि ओजोन लेयर हमें बचा कर रखता है। न सिर्फ हमें, हमारी धरती पर रहने वाले सारे लिविंग क्रिएचर्स को, चाहे वो प्लांट्स हो, इंसेक्ट्स हो, 2 लेग एनिमल्स हो, 4 लेग्स एनिमल हो, या तो एक्वेटिक एनिमल्स। ओके, चलो अब देखते हैं। इट कंसिस्ट ऑफ अ नंबर ऑफ गैसेस, डस्ट एंड वाटर वेपर। और इसके अंदर जो सन की जो रेज है, इसके अंदर बहुत सारे गैस, बहुत सारे तरह के गैस होते हैं, डस्ट पार्टिकल्स होते हैं, धूल मिट्टी होती है और वाटर वेपर भी देखने को मिलता है। देखने को नहीं मिलेगा, महसूस होगा। वाटर वेपर हम इस तरह से महसूस कर सकते हैं कि हमने ये हमारे साइंस में एक एक्सपेरिमेंट किया था, मुझे याद नहीं है, शायद आप लोगों ने भी किया था लास्ट ईयर। ग्लास में एक ग्लास ले लो और उसके अंदर आप आइस के क्यूब्स डाल दो। थोड़ी देर के बाद आप देखोगे तो जो ग्लास है उसके बाहर के साइड पर पानी की बूंदें आ जाएंगी और गिरने लगेंगी। तो इसी से हमें पता चलता है कि जो आसपास की हवा है वो ग्लास में चिपक गई, और ग्लास में जैसे ही चिपक गई तो जो हवा में जो पानी का प्रोपोर्शन था, जो वाटर वेपर था, वो ठंडा हो गया, कंडेंस हो गया, जिसकी वजह से वेपर चेंज हो गया लिक्विड में। हमने पढ़ा है साइंस में कि जब वाटर वेपर चेंज हो जाता है लिक्विड में तो उसको कंडेंसेशन कहते हैं। बस कंडेंसेशन हो जाता है। तो इसी से पता चलता है कि हमारे एयर में वाटर वेपर भी प्रेजेंट है। दूसरी चीज़ हम ये पता लगा सकते हैं कि जब हमारे होंठ फटने लगते हैं, ठंडी के दिनों में होता है, हमारे होंठ फटने लगते हैं, हमारे जो फेस है वो सूखी सूखी हो जाती है, तब हम लोग मॉइस्चराइजेशन क्रीम लगाते हैं। तो तब क्या होता है, वाटर वेपर बहुत कम हो जाता है, इसी वजह से हमें उसका यूज़ करना पड़ता है। अब ये मौसम में वाटर वेपर बहुत ज़्यादा है हमारे एटमॉस्फेयर में, इसीलिए हमें यूज़ नहीं करना पड़ता है, कोई मॉइस्चराइजेशन क्रीम की ज़रूरत नहीं पड़ती है, ऊपर से हमें पसीना ही ज़्यादा आता है। ओके, सो द चेंजेस इन द एटमॉस्फेयर प्रोड्यूसेस द चेंजेस इन वेदर एंड क्लाइमेट। जैसे ही एटमॉस्फेयर बदलता है, वेदर और क्लाइमेट बदल जाता है। अब ये भी हमें पता है कि वेदर जो है शॉर्ट टाइम के लिए होता है। जैसे अभी बारिश होती है, कभी बारिश हो जाती है, कभी धूप निकल जाती है, कभी ठंडी हवा बहती है, कभी गर्मी लगती है, थोड़ी थोड़ी देर में जो बदलता है उसको हम वेदर कहते हैं। और क्लाइमेट का मतलब जो 30-40 साल तक सेम पैटर्न को फॉलो करे, 4 महीने गर्मी, 4 महीने ठंडी, 4 महीने बारिश, यही अगर 30-40 साल तक चलता है तो इसको हम क्लाइमेट कहते हैं। ओके, अब हम देखते हैं आगे। प्लांट्स एंड एनिमल्स किंगडम टुगेदर मेक बायोस्फीयर और द लिविंग वर्ल्ड। ठीक है, प्लांट्स और एनिमल किंगडम दोनों, उसमें हम भी आ जाते हैं। इट इज़ अ नैरो जोन ऑफ द अर्थ वेयर लैंड, वाटर एंड एयर इंटरेक्ट विद ईच अदर टू सपोर्ट द लाइफ। यहाँ पर एक नैरो जोन है, वही मैंने जो आपको बताया, ओजोन लेयर, जो हम सबको प्रोटेक्ट करता है, हमारे लैंड को प्रोटेक्ट करता है, हमारे वाटर को प्रोटेक्ट करता है, हमारे एयर को सपोर्ट करता है ताकि वहाँ उसमें रह सके लोग। ओके, अब देखते हैं व्हाट इज इकोसिस्टम। इकोसिस्टम हमें यहाँ पास में ग्लोसरी में भी बताया है। देखो, इकोसिस्टम, it is a system formed by the interaction of all living organisms with each other and with the physical and chemical factors of the environment in which they live, all linked by the transfer of energy and material. इकोसिस्टम जो है वो हमें लिंक करता है किसके साथ, लिविंग ऑर्गेनिज्म के साथ, फिजिकली या केमिकली। राइट, फिजिकली इस तरह से कि हम अपने आप को अर्थ पे रखते हैं, राइट, पानी में लिविंग बींग्स रहते हैं, एक्वेटिक एनिमल्स रहते हैं। ओके, केमिकल फैक्टर्स इस तरह से कि हम अलग अलग तरह की गैस का यूज़ करते हैं, जैसे हमारे उसमें नेचुरल नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, राइट, तो ये सब केमिकल फैक्टर्स हो जाते हैं और जिसमें हम लोग रहते हैं। अब यहाँ पर देखते हैं कि ये क्या बता रहे हैं। सी,
what is ecosystem. So at an NCC camp that Ravi's class was attending, Jesse exclaimed, what a heavy downpour. ठीक है, जब एनसीसी कैंप, एनसीसी एक तरह का शायद आपके स्कूल में होगा, अभी तो स्कूल आप लोग नहीं जा रहे हो 2 साल से, तो आपको शायद पता नहीं होगा, या तो आपके स्कूल में अगर होता होगा तो एनसीसी एक ऐसी जगह होती है जहाँ पर लोगों को आर्मी के लिए तैयार किया जाता है। फिर बड़े होने के बाद अगर किसी बच्चे को बहुत मन कर रहा है तो नेशनल डिफेंस, जिसको हम एनडीए कहते हैं, नेशनल डिफेंस एकेडमी में वो जा सकता है। उसके लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है और वो अपनी कंट्री को डिफेंस, उसमें उसको बचाने के लिए जो आर्मी फोर्स है, नेवी फोर्स है, ठीक है, एयर फोर्स है, लोग इसमें जाते हैं। तो एनसीसी कैंप उसकी शुरुआत का स्टेज है, राइट। तो ऐसे में रवि और उसके क्लास के लोग जाते हैं क्योंकि वो लोग एनसीसी में जुड़े हुए होंगे। अब वहाँ पर कैंप था तो उन लोगों को घुमाने ले जाते हैं, कैंप है मतलब उनको घुमाने के लिए ले जाते हैं। तो वहाँ पर जैसी को बड़ा ही आश्चर्य होता है, अरे देखो कितनी तेज़ बारिश आ गई, ठीक है। सो इट रिमाइंड्स मी ऑफ माई होम इन केरला। जैसी जो है वो केरला से बिलोंग करती है, केरला स्टेट की है। तो उसने कहा कि मुझे तो अपने एकदम केरला की याद आ गई जहाँ पर बहुत तेज़ बारिश होती थी, देखो यहाँ पर भी इतनी तेज़ बारिश हो गई। तो you should come and see how it pours and pours and pours over the lush green fields and coconut plantation, राइट, ठीक है। जैसी जो है अपने केरला की बात बताती है कि देखो वहाँ पे तो बहुत तेज़ बारिश होती है, हर जगह पे पानी पानी भर जाता है। जो कोकोनट प्लांटेशन, प्लांटेशन का मतलब होता है बहुत लंबी चौड़ी खेती जिसमें सिर्फ एक ही क्रॉप लगाया हो, और केरला में कोकोनट्स बहुत यूज़ होता है, इसीलिए वहाँ पर कोकोनट की खेती होती है। और खेती इसलिए भी होती है क्योंकि वो ओशन के किनारे पर है, इंडियन ओशन के पास है, और वहाँ का जो खारा पानी होता है वो बहुत हेल्प करता है कोकोनट को बहुत ही अच्छी तरह से ग्रो होने में। तो कोकोनट प्लांटेशन वहाँ पे हर जगह पे, मेजोरिटी जगह पे दिखाई देता है। तो जैसे बता रही है कि वहाँ पर जब बारिश होता है तो हर जगह पे पानी ही पानी भर जाता है। नाउ हीरा फ्रॉम जैसलमेर। अब हीरा जो है वो जैसलमेर की है। जैसलमेर राजस्थान में आया है। हमें पता है कि राजस्थान में ज़्यादा बारिश नहीं होती है, केरला में बहुत तेज़ बारिश होती है, जैसी ने बताया। अब हीरा क्या कह रही है, We get no rains. We see only kicker and sand as far as the eyes can see. But you can see find camels. Also find camels. ठीक है। अब वो हीरा कहती है, अच्छा तुम्हारे यहाँ इतनी बारिश होती है, हमारे यहाँ तो बारिश ही नहीं होती है, हमारे यहाँ तो सिर्फ कीकर और सैंड दिखाई देता है। अब ये जो कीकर और सैंड है, कीकर का मतलब होता है कि सैंड का ढगला, रेती नो ढगलो जिसको कहते हैं, है ना। हर जगह पे रेती ही रहती है क्योंकि बारिश नहीं हो रही है। और वहाँ पे इतना तेज़ तूफान आता है, जब तूफान आता है वहाँ पे तूफान, रेती का तूफान आना बहुत ही आम बात है, कोई नई बात नहीं है, ठीक है। तो जब तूफान आता है तो एक जगह से रेती उड़कर दूसरी जगह जाती है, दूसरी जगह से उड़कर तीसरी जगह जाती है। इस तरह से क्या होता है, रेती का ढगला बनता जाता है, जिसको ये लोग कीकर कहते हैं। और सैंड कहते हैं, राइट, सैंड रेती को कहा जाता है। तो कह रही है कि जहाँ तक आप नज़र डालोगे हमारे यहाँ सिर्फ आपको रेत ही रेत मिलेगी और रेती का स्टॉर्म मिलेगा, आपको तूफान मिलेगा। और हाँ, कैमल भी जरूर देखने को मिलेगा क्योंकि वहाँ पर कैमल रहते हैं। ओके, यहाँ हमको दिया है पॉन्ड इकोसिस्टम। देखो यहाँ दिया गया है पॉन्ड इकोसिस्टम, और हमें इधर पिक्चर में दिखाई दे रहा है कि यहाँ से पानी बह रहा है, ये जो माउंटेन है ये, और माउंटेन पे से पानी बहकर नीचे आ रहा है, नदी है यहाँ नीचे, और यहाँ पर बतख जो डक है वो इसमें तैर रही हैं, उनका घर है। हमें यहाँ लोटस फ्लावर देखने को मिल रहा है। ओके, ये जो है फॉरेस्ट एरिया है और ये ग्रेजिंग एरिया है। ग्रेजिंग एरिया देखो, यहाँ पर गाय चरने के लिए आई हैं, डियर खान चरने के लिए आए हैं, ठीक है। यहाँ पर लैंड एरिया है ये, जहाँ पर खेती वगैरह कर सकते हैं। तो ये जो है पॉन्ड इकोसिस्टम है, और इसी में फिश भी रहती होगी, शायद ऑक्टोपस भी रहता होगा। ओके, तो ये लोग जो है मिलकर इकोसिस्टम बनाते हैं। इकोसिस्टम मतलब सब कुछ एक दूसरे के ऊपर डिपेंड है। अगर पानी ना हो तो हमें लोटस के फ्लावर्स नहीं देखने को मिलेंगे, डक नहीं देखने को मिलेंगे, फिश नहीं देखने को मिलेगी, है ना। फॉरेस्ट वगैरह नहीं होंगे तो इनको खाना कैसे मिलेगा, काऊ को, डियर को, ठीक है। और अगर काऊ और डियर नहीं होंगे तो हमें लायन टाइगर देखने को कैसे मिलेंगे, क्योंकि लायन टाइगर जो है इनको खाकर ही जिंदा रहते हैं। ओके, तो सब कुछ एक दूसरे के ऊपर डिपेंड है। ओके, तो अब हम आगे बढ़ते हैं। Hira says, not just camels, but if you visit our desert, you will see the snakes, lizards and many insects too. ठीक है, हीरा कहती है आपको सिर्फ कैमल ही देखने को नहीं मिलेगा, हमारे यहाँ रेती में स्नेक्स भी रहते हैं,
डेजर्ट वाले स्नेक्स, लिजर्ड्स, डेजर्ट वाले लिजर्ड्स, और भी बहुत सारे छोटे बड़े इंसेक्ट्स देखने को मिलते हैं। और रवि कहता है वाई डू द एनिमल्स, द वेजिटेशन एंड द वे ऑफ पीपल लिव वेरी फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, आर दे ऑल रिलेटेड टू ईच अदर? ओह यस, वेरी मच सो, टीचर से। ठीक है, रवि को बड़ा अजीब सा लगता है, कहीं इतना ज़्यादा बारिश होता है, कहीं बारिश ही नहीं होती है, लोगों के रहन सहन अलग होते हैं, लोगों के कपड़े पहनने के स्टाइल अलग होते हैं, खाना पीना अलग होता है, तो क्या ये सब अलग अलग रहते हैं, लेकिन क्या फिर भी हम लोग एक दूसरे के साथ रिलेटेड हैं? तो टीचर ने कहा हाँ हैं, और फिर वो समझाती है कैसे। तो देखो, all plants, animals and human beings depends on their immediate surroundings. Often they are also interdependent on each other. This relation between the living organism as well as the relation between the organisms and their surroundings form an ecosystem. ठीक है, तो हमें यहाँ दिखाया जा रहा है कि प्लांट्स, एनिमल्स और ह्यूमन बींग, हम सब के आसपास जितनी भी चीज़ें दिखाई देती हैं, हम सब एक दूसरे के ऊपर डिपेंड हैं। इंटरडिपेंडेंट का मतलब वही होता है, राइट? हम लोग प्लांट्स के ऊपर डिपेंड है, प्लांट्स के ऊपर दूसरे एनिमल्स पे डिपेंड हैं, उन एनिमल्स के ऊपर कार्निवोरस डिपेंडेंट है। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग एक दूसरे के साथ इंटर रिलेटेड है, एक दूसरे के साथ इंटरडिपेंडेंट है। अगर सन ना हो तो हमें खाना नहीं मिलेगा, क्योंकि प्लांट्स नहीं होंगे, तो अल्टीमेटली सन इज द मेन सोर्स ऑफ एनर्जी। ये हमने साइंस में भी पढ़ा था। Okay, so this relation between the living organisms as well as the relations between organisms and their surroundings form an ecosystem. हम लोग एक दूसरे के ऊपर जो डिपेंडेंट हैं उसी को इकोसिस्टम कहा जाता है। There could be an ecosystem of large rainforest, grassland, desert, mountains, lake, river, ocean and even small pond. ठीक है, इकोसिस्टम में सब कुछ आ जाता है। हमने अभी अभी ऊपर देखा इकोसिस्टम, पॉन्ड का इकोसिस्टम देखा, अंदर जो बड़ी छोटी छोटी मछलियाँ होती हैं उसको बड़ी मछली खा जाती है। बड़ी मछली को खाने के लिए कोई और रेडी होता है, जैसे स्वान आ जाता है, तो बहुत सारे बर्ड्स ऐसे होते हैं जो फिश को खाते हैं, वो लोग फिश को खाकर जिंदा रहते हैं। अब वही बर्ड अगर कहीं खाना पीना खा रही है या तो कहीं बैठी है, तो उसके ऊपर उससे भी बड़े एनिमल जैसे फॉक्स है या तो बियर है या तो लायन है, उनके ऊपर हमला करके उसे खा सकते हैं। इस तरह से हर कोई एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट है। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे ह्यूमन। हाँ, यहाँ पर हमको दिखाया जा रहा है बार्टर सिस्टम। बार्टर सिस्टम का मतलब क्या होता है? इट इज़ अ ट्रेड इन विच गुड्स आर एक्सचेंज्ड विदाउट द यूज ऑफ मनी। ठीक है, यहाँ पर बार्टर सिस्टम का मतलब होता है जब हम बिना पैसा दिए चीज़ के बदले में चीज़ ले रहे हैं। मेरे पास दही है, सामने वाले के पास दूध है, अब मुझे दूध चाहिए और सामने वाले को दही चाहिए, तो हम क्या करते हैं? एक्सचेंज कर लेते हैं। चलो भाई, आप मेरे से दही ले लो और मुझे दूध दे दो, इसको कहते हैं बार्टर सिस्टम। ओके, मेरे पास साड़ी है और सामने वाले के पास जूते हैं, राइट? अब मुझे जूते चाहिए, उसे साड़ी चाहिए, तो हम एक दूसरे के साथ एक्सचेंज कर लेते हैं। मैंने उन्हें साड़ी दे दी और उन्होंने मुझे उसके बदले में जूते दे दिए, तो चीज़ के बदले में चीज़ को एक्सचेंज करना, उसको कहते हैं बार्टर सिस्टम। ओके, जब हमारे यहाँ पे करेंसी नहीं थी, रुपए पैसे नहीं बने थे, एक स्टैंडर्ड यूनिट नहीं बना था, तब ये बार्टर सिस्टम ही चल रहा था। इवन आज की भी डेट में बहुत सारे गांव में, मैं कहूँगी आपको कि जो उत्तर प्रदेश का है गांव है या बिहार का गांव है, वहाँ पे आज भी बहुत सारे दुकानों पर बार्टर सिस्टम चल रहा है। लोग अपनी चीज़ों के बदले में चीज़ दे रहे हैं क्योंकि उनके पास पैसे नहीं होते हैं। तो अब हम लोग पढ़ते हैं कि ह्यूमन एनवायरनमेंट क्या है। हमने प्लांट्स एनवायरनमेंट देख लिया, पॉन्ड रिवर वाटर का देख लिया, एटमॉस्फेयर का देख लिया, अब ह्यूमन एनवायरनमेंट क्या होता है। तो देखो, human beings interact with the environment and modify it according to their need. Early humans adapted themselves to the natural surroundings. They led a simple life and fulfilled their requirements from the nature around them. With the time, needs grew and become more varied. Humans learned new ways to use and change environment. They learned to grow crops, domesticated animals and lead a settled life. ठीक है, यहाँ पर ह्यूमन बींग्स भी जो है उन्होंने धीरे धीरे एनवायरनमेंट में खुद को चेंज कर लिया और एनवायरनमेंट को भी चेंज करने लगे। ठीक है, अर्ली ह्यूमन की बात अगर हम कर लें, अर्ली ह्यूमन मतलब उस समय जब लोगों के पास रहने के लिए घर नहीं था, पहनने के लिए कपड़े तक नहीं थे और खाने का तो कोई ठिकाना ही नहीं था। उस टाइम पर वो लोग जो है वो जंगल घूमते थे और वहीं से नेचर में से जो उनको मिलता था, जैसे पहनने के लिए कपड़े तो कोई
बड़े पेड़ के बड़े बड़े पत्ते होते थे वही लपेट लेते थे, ठीक है। या तो जिस एनिमल को मारकर वो लोग खाते थे उसकी स्किन को क्लीन करके उसके कपड़े बनाकर वो पहन लेते थे, ठीक है। उनके पास कोई घर नहीं होता था, तो या तो उनको कभी गुफा मिल जाती थी वहाँ रुक जाते थे, कभी पेड़ पौधे के नीचे रुक जाते थे, ठीक है। तो इस तरीके से वो लोग अपना जीवन बिताते थे, उनको कहते हैं अर्ली ह्यूमंस, ठीक है। धीरे धीरे उन्होंने नेचुरल सराउंडिंग्स को एडेप्ट करना शुरू कर दिया कि ठीक है भाई, जब बारिश होगी तो हमें केव में चले जाना है, गर्मी लगेगी तो हम गुफा में जाकर रहने लगेंगे, जब ठंडी लगेगी तब भी अंदर रहेंगे, और जब ठंडी लगेगी तो हम धूप में भी बाहर रह सकते हैं। तो इस तरह से उन्होंने नेचुरल एनवायरनमेंट, नेचुरल सराउंडिंग को अपने हिसाब से उन्होंने ढाल दिया, ठीक है। अपने आप को उन्होंने नेचुरल सराउंडिंग के हिसाब से ढाल दिया, नाउ फ्रॉम नेचर। और धीरे धीरे उन लोगों ने सीखा कि किस तरीके से नई नई चीज़ें उन्होंने सीखी। जैसे उन्होंने व्हील बनाना सीख लिया तो उससे बहुत आसान हो गया उनका काम। फिर उन्होंने डिस्कवरी ऑफ फायर किया, राइट। फायर, जब उनको आग मिल गया तो आग से उन्होंने बहुत सारी नई नई चीज़ें करना शुरू कर दिया। उन्होंने अपने आप को जो वाइल्ड एनिमल्स हैं उनसे बचाना, उनको लगा कि वाइल्ड एनिमल्स से हम इससे बच सकते हैं, ठंडी में यही आग हमको गर्मी देती है, ठीक है। इस पर खाना बहुत टेस्टी बनता है और रात के टाइम पर उजाला देता है। तो उन्होंने धीरे धीरे अपनी लाइफ को जो है उस तरह से बदल दिया। थोड़े थोड़े समय के बाद उन्हें पता चला कि हम खेती भी कर सकते हैं। जब उन्होंने खेती करना शुरू किया तो एक जगह पे रहकर सेटल्ड लाइफ जीने लगे, क्योंकि जब खेती कर रहे हैं तो एक जगह उनको रुकना पड़ेगा उनके फसल को पानी देने के लिए, ठीक है। पानी देने के लिए, हार्वेस्टिंग करने के लिए, और भी बहुत कुछ, बहुत सारा काम होता है खेती में। और फिर उन्होंने सेटल्ड लाइफ शुरू कर दिया। व्हील वॉज इन्वेंटेड, है ना। अब उन्होंने एक आविष्कार भी किया। जो पहले सामान वो अपने कंधों पर लेकर जाते थे, अब उन्होंने कार्ट बना दिया। एनिमल्स को तो पालते ही थे, फिर छोटे छोटे कार्ट बना दिए, मतलब गाड़ी जैसा बना दिया, उसमें व्हील लगा दिया और एनिमल्स के गले में एक रस्सी बांध दी और खींचो, ठीक है। तो इससे उन लोगों का काम काफ़ी आसान हो गया। सरप्लस फूड वॉज प्रोड्यूस्ड। अब खाना सिर्फ ऐसा नहीं था कि जब भूख लगेगी तब खाना ढूंढने जाएंगे, अर्ली ह्यूमंस ऐसा करते थे, लेकिन अब तो उन्होंने खेती करना शुरू कर दिया था। और खेती में ढेर सारा अनाज एक साथ उगाया जाता है। वो सारा अनाज एक बार में या एक टाइम में नहीं खाया जा सकता, उसको वो लोग स्टोर कर देते थे और धीरे धीरे महीनों और साल तक उसको खाते थे। तो वो हो गया सरप्लस फूड, ठीक है। बार्टर सिस्टम इमर्ज्ड। धीरे धीरे बार्टर सिस्टम आ गया। जैसे कुछ लोगों के पास गेहूं होता था, सामने वाले के पास बाजरी होती थी, तो वो लोग एक्सचेंज कर लेते थे। चलो आज हम बाजरी का रोटला खाएंगे, और वो सोचते थे चलो हम लोग गेहूं ले लेते, गेहूं की रोटी खाएंगे। तो इस तरह से आपस में वो अनाज भी एक्सचेंज कर लेते थे। घी, दूध, कर्ड, बहुत सारी चीज़ें वो लोग एक दूसरे से एक्सचेंज कर लेते थे, क्योंकि उस समय पे पैसे रुपए नहीं थे। ओके, तो इस सिस्टम को बार्टर सिस्टम कहा जाता है। ट्रेड स्टार्टेड, और फिर धीरे धीरे व्यापार शुरू हो गया। ओके, धीरे धीरे उन्होंने बिजनेस करना शुरू कर दिया। चलो भैया, अब हमको अपने काम घर की चीज़ें तो मिल जाती हैं, खाना पहनना रहना सब मिल जाता है, अब क्यों ना हम लोग ट्रेडिंग करें, किसी को हमारा ज़्यादा सामान बेचकर उससे कुछ ज़्यादा चीज़ें ले लें। धीरे धीरे करेंसी आने लगी, लोगों को स्टैंडर्ड यूनिट मिल गया कि चलो अब हम रुपए पैसे में इसको बेचेंगे, और फिर इस तरह से बिजनेस स्टार्ट हुआ, कॉमर्स डेवलप हुआ। और आज की डेट में हमें पता ही है कि अब रुपए पैसे का लेन देन कम होता है और क्रेडिट पे ज़्यादा चल रहा है, मतलब कि कैश जो पैसे होते हैं उसको हम कार्ड से भी पे कर सकते हैं। तो मतलब बहुत कुछ डेवलप हो रहा है। ओके, हमें कैश अपने साथ ले जाने की ज़रूरत नहीं है। चलो भाई हम 50,000 रुपया लेकर जाएं, हमें काम है, कोई ज़रूरत नहीं है। छोटा सा आप कार्ड ले लो, या तो क्रेडिट कार्ड ले लो या तो डेबिट कार्ड ले लो, और सिर्फ कार्ड लेकर चले जाओ और आपका काम हो जाएगा। ओके, फिर आया इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन, इनेबल्ड लार्ज स्केल प्रोडक्शन, राइट। इंडस्ट्रीज धीरे धीरे डेवलप होने लगी, बहुत सारी चीज़ें बनने लगी, लोहे लकड़े की चीज़ें बनने लगी, प्लास्टिक की चीज़ें बनने लगी, कपड़े बनने लगे, और ये मार्केट में आने लगे, लोग उसको खरीदने लगे। तो इंडस्ट्रियल भी रिवॉल्यूशन का मतलब होता है कोई चीज़ में बहुत बड़ा बदलाव आना, एक क्रांति आना। जगह जगह पे कपड़े बनने लगे, जगह जगह पे लोहे की चीज़ें बनने लगी, बर्तन बनने लगे, स्टील्स प्रोड्यूस होने लगे, ठीक है। और इस तरह से उसको कहा जाता है इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन। ट्रांसपोर्टेशन बिकेम फास्टर, अब ट्रांसपोर्टेशन बहुत फास्ट होने लगा। पहले जो वो लोग घोड़ा गाड़ी या बड़द गाड़ी से धीरे धीरे साइकिल पे आ गए, साइकिल से स्कूटर पे आ गए, स्कूटर से बाइक पे आ गए, 4 व्हील पे आ गए, 4 व्हील से पता चला कि हम न सिर्फ 5 लोगों के बैठने की कार बना सकते हैं, हम बस भी बना सकते हैं। बस बनने लगी, बस से फिर उन्होंने
शुरू कर दिया, ट्रेन वगैरह बनने लगी, फिर एरोप्लेन बनने लगा। पानी में पहले बोट होती थी बहुत छोटी सी, जिसमें 2-4 लोग जा सकते थे। बड़ी बड़ी बोटें बनने लगी जिसमें 100 लोग भी जाने लगे। फिर उससे ज़्यादा तेज़ करने के लिए उन्होंने स्टीमर बनाया, फिर स्टीमर के बाद उन्होंने क्रूज़ बनाया, और इस तरह से बहुत सारे डेवलपमेंट होते गए। तो ट्रांसपोर्ट जो है हमारा धीरे धीरे उसका टाइम शॉर्ट होता गया। पहले जहाँ पर पहुँचने में 10 दिन लगते थे, राइट, घोड़ा गाड़ी से, अब जो है 3 दिन लगेंगे ज़्यादा से ज़्यादा ट्रेन में, और अगर एरोप्लेन में जाएंगे तो कुछ घंटे लगेंगे। तो इसको कहा जाता है रिवॉल्यूशन। इंफॉर्मेशन रिवॉल्यूशन मेड कम्युनिकेशन ईजियर एंड फास्टर अक्रॉस द वर्ल्ड। हम लोग इंफॉर्मेशन रिवॉल्यूशन भी देख रहे हैं। हमारा मोबाइल फ़ोन, दुनिया के किसी भी कोने में बैठकर हम किसी से भी बात कर सकते हैं, राइट। आपके जो रिलेटिव्स हैं, अगर वो दुनिया के किसी भी कोने में हैं, राइट, चाहे वो लंदन में हो, यूके में हो, इजिप्ट में हो, या कहीं भी हो, हम इंडिया में बैठकर उनके साथ आराम से बात कर सकते हैं, वीडियो कॉलिंग कर सकते हैं, राइट। तुरंत फ़ोन लगाओ, तुरंत बात हो जाती है, मेल कर दो, तुरंत उनको मैसेज मिल जाता है। मतलब हमारा कम्युनिकेशन काफ़ी ईजी और स्पीडी हो गया है। ओके, then have you ever thought why you love eating a juicy watermelon in summer and hot roasted peanut in winter? ठीक है, क्या आपने कभी सोचा है कि हम लोग को गर्मी के दिन में ठंडा खाने का बहुत मन होता है और वाटरमेलन भी बहुत पसंद आता है, राइट। आइसक्रीम बहुत अच्छी लगती है, और ठंडी के दिनों में हमें मूंगफली, सेके हुए मूंगफली बहुत अच्छे लगते हैं। ऐसा क्यों होता है? तो अ परफेक्ट बैलेंस इज नेसेसरी बिटवीन द नेचुरल एंड ह्यूमन एनवायरनमेंट। ह्यूमंस मस्ट लर्न टू लिव एंड यूज देयर एनवायरनमेंट इन अ हार्मोनियस वे। जैसे सीजन चेंज होता है, हमारा मन भी चेंज होता है। जैसे अगर ठंडी का टाइम आता है तो हमें याद आता है बाजरे का रोटला, मकई का रोटला, ठीक है, उसके साथ गुड़, घी और कुछ सब्जियां, जैसे कि फूल गोभी की सब्जी याद आती है, उसके पकौड़े याद आते हैं, है ना, कोफ्ते याद आते हैं, गोभी के कोफ्ते खाना बनाने का मन करता है, खाने का मन करता है। तो ये सारी चीज़ें। और गर्मी के दिनों में क्या होता है, बिल्कुल लाइट खाना खाने का मन करता है, खिचड़ी, दाल ढोकरी, है ना, आइसक्रीम और बहुत ही हल्की सी रोटी, इस तरह से। तो सीज़न के हिसाब से हमारी ज़रूरतें भी बदलती हैं, सीज़न के हिसाब से हमारे कपड़े भी बदलते हैं। जब हम लोग गर्मी में होते हैं तो हम लोग क्या यूज़ करते हैं, कॉटन क्लोथ्स। जैसे ही ठंडी आ जाती है वुलन क्लोथ्स हो जाता है शुरू। और जब हम बारिश में जाते हैं, बाहर कहीं निकलना पड़ता है बारिश में, तो रेन कोट का यूज़ करते हैं। तो सीज़न के हिसाब से कपड़े भी बदलते हैं। तो हमें नेचर के साथ हिल मिलकर जुलकर हमें रहना चाहिए, ना कि नेचर को बिगाड़ना चाहिए। ओके, अब यहाँ पर देखते हैं कि नूरी क्या बता रही है हमें। Nuri, a girl from Mizoram from Ravi's class, often talk about the lush green surroundings of her place. Seeing Ravi upset at having lost his playground, Nuri invited him to visit her home state during the coming vacation. ठीक है, अब नूरी जो है वो मिजोरम की है। मिजोरम जो एकदम ईस्ट में है, इंडिया के ईस्ट पार्ट में मिजोरम है, जहाँ पर बहुत ज़्यादा हरियाली हरियाली है। आपको वहाँ पे बिल्डिंग्स बहुत कम दिखाई देगी, शायद ना दिखाई दे, ना के बराबर है। वहाँ पे बहुत ही अच्छा मौसम रहता है, ठंडा मौसम रहता है, खेत ही खेत हमेशा हरे भरे रहते हैं, ठीक है। और जो वहाँ का जो नज़ारा है, आसपास पहाड़ हैं और इतना सुंदर नज़ारा होता है कि जैसे वो एक हिल स्टेशन जैसा ही हो गया, ठीक है। तो रवि जब बहुत दुखी हो जाता है कि देखो मेरे स्कूल प्लेग्राउंड के पास इतना अच्छा सा नज़ारा था, वो नहीं मिलेगा मुझे, तब नूरी उसको इनवाइट करती है कि तुम दुखी मत हो जाओ, हमारे यहाँ जब वैकेशन जो आ रहा है ठंड गर्मी का, तो उस टाइम पे तुम वहाँ पर आ जाना, मैं तुम्हें वहाँ पर घुमाने ले जाऊँगी, ठीक है। रवि's टीचर asked the student to draw the landscape, houses and activities of the people and places they visit during the holiday। और उसके टीचर ने भी ये बताया कि चलो अब ऐसा करो कि हमने बहुत सारी बातें कर ली हैं, अब आप लैंडस्केप ड्रॉ करो। लैंडस्केप का मतलब होता है जो हमें ऊपर फिगर्स सब दिए गए हैं, नेचुरल सीन्स दी गई है, ह्यूमन एक्टिविटीज़ दी गई है कि ह्यूमन एक्टिविटीज़ में फैक्ट्रीज बनते हैं, इंडस्ट्रीज बनते हैं, स्कूल बिल्डिंग्स हैं, राइट, हॉस्पिटल्स हैं, और यहाँ पर कोर्ट है। तो ये सारी चीज़ें आप बनाओ, और एक्टिविटीज़ जो लोग करते हैं, और आप लोग उसमें वैकेशन में कहाँ जाते हो ये भी आप लिखो। तो ये उनको काम मिलता है ये सब कुछ डिस्कस करने के बाद, ठीक है। तो ये आपका लेसन ख़त्म हो रहा है। ओके, तो हम इसको यहीं पर स्टॉप करते हैं।